Satan don't know God is on the top, gathering up the squad, doing some. घने जंगल के बीचों बीच एक खंडर बना हुआ था। उनके एक अंधेरे वाले कमरे में एक आदमी को उल्टा लटकाया गया था एंड उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनके शरीर पर बहुत सारे लाल जख्म थे, जैसे अभी अभी उस लड़कों को बहुत ज्यादा मारा गया हो। वो बेहोश की हालत में था। तभी उनके कमरे में एक लड़का आते हैं एंड उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो सीधे जाकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। किसी किंग की तरह अपने एक टांग पर दूसरे टांग रख लेते हैं एंड अपने एक आदमी से बोलते हैं कि उसने कुछ बोला। तो उनके एक आदमी बोलते हैं, नहीं बॉस, ये कुछ नहीं बता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैक्स कहीं गायब हो गया है, जैसे वो दुनिया में है ही नहीं। जैसे ही वो लड़का अपने केटी आदमी के बात सुनते हैं तो वो आदमी उसे घूर के देखते हैं और उसको बोलते हैं, मिस्टर किम ताई के आदमी के लिए किसी को ढूंढना इतना मुश्किल कब से हो गया। इतना ही बोलकर वो अपने गन से केटी आदमी के माथों के बीचों बीच शूट कर देते हैं। वो आदमी वहीं मर जाते हैं। वहाँ खड़े हर आदमी मिस्टर किम ताई को देखकर डर जाते हैं। किम ताई एक चाकू लेकर उस आदमी के पास जाते हैं एंड अपने एक आदमी को बोलते हैं, इसे होश में लेके आओ। तो उनके एक आदमी गर्म पानी लाकर सब आदमी के शरीर पे उछल देते हैं। जैसे ही गर्म पानी उनके शरीर पे पड़ते हैं तो उन आदमी के चीख निकल जाते हैं एंड वो होश में आ जाते हैं। वो किम ताई को बोलते हैं, मिस्टर किम ताई, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार डालो, लेकिन ऐसे तड़पा क्यों रहे हो। तो किम ताई उनको देखकर एक टेढ़ी स्माइल देते हैं एंड उसे चाकू को धीरे धीरे उनके चेहरे पर फिराने लगते हैं। उस आदमी की आंखों में किम ताई का डर साफ साफ दिख रहा था। वो किम ताई से भीख मांगते हुए बोला कि मुझे खत्म कर दो, ऐसे मत तड़पाओ। तो किम ताई उनके चेहरे पर जोर से चाकू से उनके चेहरे पर एक कट लगा देते हैं। फिर किम ताई चाकू को उनके पेट में मार देते हैं एंड उनकी चीख से किम ताई को सुकून मिल रहा था। वो आदमी तड़प रहा था। किम ताई अपने आदमी को बोलते हैं, जाओ इसे ले जाओ, जानवर को खिला दो। उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शाम के 7 बजे किम ताई के पास एक कॉल आते हैं। तो किम ताई जब उनके कॉल पिकअप करके बात करते हैं एंड 5 मिनट के बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलते हैं, जेट रेडी करवाओ इंडिया जाने के लिए। जेहोब का तो मुंह खुला के खुला रह जाते हैं, क्योंकि 7 साल हो गए थे किम ताई ने कभी भी इंडिया का नाम नहीं लिया था। जहाँ तक कि उनका बिजनेस उनका असिस्टेंट ही संभालता था। बनी और जिमिन कॉलेज में होती हैं, क्योंकि आज उनके रिजल्ट आने वाला था। तो जैसे ही दोनों के फोन पर कॉलेज की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आते हैं कि आप सबके रिजल्ट आ चुका है, आप लोग चेक कर लो। बनी जैसे ही नोटिफिकेशन देखती है एंड अपने और जिमिन का रिजल्ट ओपन करके देखती है तो उनकी चीख निकल जाती है। इधर कॉलेज में बनी हुई कैंटीन में जिमिन बैठकर अपने नाखून चबा रही थी। उनके सामने एक लड़का बैठा होता है। उनका नाम सुबिन है। जिमिन और बनी की बेस्ट फ्रेंड है। सुबिन जिमिन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है एंड साथ ही साथ कॉफी पी रहा होता है। तभी सुबिन के कानों में जिमिन की आवाज पड़ते हैं, जो जिमिन को बोल रहा होता है, जिमिन ये तूने क्या कर दिया। सुबिन और जिमिन के कानों में जैसे ही बनी की आवाज पड़ते हैं तो जिमिन डर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका डर शौक में बदल जाते हैं, क्योंकि बनी ने पूरा कैंटीन में बता दिया था कि तूने मुझसे 2% मार्क्स कम लाया। मेरा 90% है एंड तेरा 97। जैसे ही सुबिन बनी के बात सुनते हैं तो उनके मुंह में जो कॉफी था वो निकल के बनी के ऊपर गिर जाते हैं। बनी घूरकर सुबिन को देख रही होती है एंड उनके मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। वहीं जिमिन उन दोनों को ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बनी को सुबिन पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सुबिन ने उनका ड्रेस खराब कर दिया था। वो सुबिन पर उनकी कॉफी फेंकने ही वाला होता है कि सुबिन उनका एक्शन समझ के भाग जाते हैं, जिसकी वजह से बनी के हाथों में जो कॉफी होता है वो सामने जिमिन पे गिर जाते हैं। जैसे ही जिमिन पे कॉफी गिरते हैं वो चिल्ला के बनी को बोलती है, बनी ये तूने क्या किया।
लेकिन बनी को अब बचना था, इसलिए वहां से पानी की बोतल उठाकर सुबिन के पीछे भाग जाती है। जैसे जैसे वो सुबिन के पीछे भाग रही थी, सुबिन आगे आगे भाग रहा था एंड बनी को बोल रहा था, बनी प्लीज इस बार माफ कर दे, अगली बार ऐसे गलती नहीं होगी। लेकिन बनी नहीं मानती। लेकिन सुबिन के चक्कर में वो पूरी कैंटीन में राउंड लगा देती है। लेकिन जब बनी सुबिन को नहीं पकड़ पाती है तो वो एक जगह जाके मुंह फुला के खड़ी हो जाती है। उनके एक हाथ में पानी का बोतल होता है एंड दूसरे हाथ को अपने कमर में रख लेती है एंड मुंह फुला लेती है एंड लंबी सांस लेती है एंड फिर से फर्श पे जाकर बैठ जाती है और पानी के बोतल को अपने सामने करके अपने दोनों हाथ अपने गालों में रख लेती है। जब सुमिन ये देखता है कि बनी क्यों नहीं आ रहा है तो वो धीरे धीरे चल के सामने जाने लगते हैं। देखते हैं कि बनी उनके पीछे क्यों नहीं आ रहे हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसे बनी फर्श पर मुंह फुला के बैठी नजर दिखाई देते हैं। तो वो वापस चल के बनी के पास आने लगते हैं, जिसको देखकर तो बनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबिन उनके सामने आकर रुकते हैं तो बनी अपने पानी का बोतल उठा के सुबिन के ऊपर फेंकने वाले होते हैं कि सुबिन नीचा झुक जाते हैं एंड पानी सीधे उनके पीछे खड़े हुए कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर गिर जाते हैं। प्रिंसिपल को बनी की हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बनी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो बनी को माफ कर देते हैं। बनी ने अभी भी उसे सॉरी बोल देते हैं एंड उनके बाद सभी पार्टी करते हैं, क्योंकि आज उनके कॉलेज में आखिरी दिन था और पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर निकल जाते हैं। बनी और जिमिन जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो उनके पापा दिखाई देते हैं, तो अपने पापा के पास जाती है एंड उनके गले लगकर बताती है कि पापा कॉलेज में मैं टॉप की और जिमिन भी टॉप किया है। उनके पापा बहुत खुश हो जाते हैं एंड उनके बाद बनी अपने पापा को मुंबई के कॉलेज के एडमिशन के लिए मना लेते हैं एंड वो मान भी जाते हैं। तो वो अपने पापा को बताते हैं कि पापा हम आज ही रात को निकलने वाले हैं। जैसे ही उनके पापा उनके बात सुनते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है, पहले जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, उनके बाद हम लोग लंच करते हैं। उसके बाद जैसे ही दोनों फ्रेश होके आती है सभी के साथ बैठकर लंच करती है एंड लंच करने के बाद अपने अपने रूम में जाकर अपने अपने पैकिंग करने लगती है। पैकिंग करने के बाद वो रेस्ट करती है। शाम के टाइम सभी एक साथ डिनर करते हैं एंड सोने चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को निकलना था, इसीलिए उनके मॉम डैड उन दोनों को बहुत ज़्यादा रूल्स बताते हैं जो उन्हें वहाँ फॉलो करना था, कि रात को घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर का खाना नहीं खाना और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, हमेशा बॉडीगार्ड को अपने साथ रखना और किसी भी अनजान आदमी से बात बिल्कुल मत करना। बनी उनके सभी रूल को फॉलो कर लेती है एंड उनके बाद उनके पापा मॉर्निंग के 4 बजे उन दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चले जाते हैं। सुबह के 8 बजे बनी और जिमिन अपने अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रही होती है। तभी बनी अंदर से आ रही एक लड़के से टकरा जाते हैं। जैसे ही वो लड़के से टकराती है तो उनके फोन नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से अपने फोन उठा लेती है और बिना उस लड़के के तरफ देखे ही सॉरी बोलती है और वो उस जगह से चली जाती है। वो लड़का बनी को देखकर मद मद मुस्कुरा रहा होता है एंड बोलता है सो ब्यूटीफुल। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे न्यूज एजेंसी वाले मिस्टर किम का एक ग्रुप ऑफ इंडिया का सीईओ आज पूरे 7 साल बाद इंडिया लौट रहा था। उनके साथ 7 साल पहले क्या हुआ था किसी को नहीं पता, लेकिन उस हादसा से मिस्टर किम ताई को उनकी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया था। लेकिन कल रात को अचानक से उनके माँ के कॉल आई थी, जिसके कारण आज वो वापस आने वाला था। पूरे एयरपोर्ट पे हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज कोई और नहीं बिल्कुल पूरी दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर किम ताई लौट रहा था। वो कितना ही प्ले बॉय क्यों ना हो, लेकिन उनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अगर कोई भी उनके साथ काम करना चाहता था तो वो अपने चेहरे पे मास्क लगा कर ही मिलता था और अपने सारी मीटिंग ऑन ही लाइन करता था। लेकिन इसकी वजह से आज तक उनके काम में कभी भी कोई रुकावट नहीं आई थी। वो सिर्फ उन लड़की के सामने अपने फेस रिवील करता था जिनके साथ वो सोता था, क्योंकि उनके बाद वो लड़की कहाँ गायब हो जाती थी किसी को भी नहीं पता था।
एक लंबी चौड़ी आदमी, गोरे रंग, मस्कुलर बॉडी, ब्लैक थिंक पीस सूट पहना हुआ था। उनको पूरी तरह से उनके बॉडीगार्ड कवर किया हुआ था। लड़कियों तो उन्हें दूर से ही देखकर आ भर रहे थे और उसे अपने साथ इमेजिन कर रही थी। लड़कों उन्हें देखकर तो जल रहा था। वो आदमी जब लड़कियों को अपने तरफ ऐसे देखते हुए देखते हैं तो उनके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाते हैं, जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहा हो। जैसे जैसे किम ताई आगे बढ़ रहा था, लोगों की धड़कन बढ़ रही थी। तभी मिस्टर किम ताई के कानों में उनके असिस्टेंट जेहोब की परेशानी भरी आवाज पड़ते हैं, जो मिस्टर किम ताई से बोल रहा था, सॉरी बॉस, लेकिन मुझे नहीं पता था इन मीडिया वाले को आपके आने के बारे में कैसे पता चला। मिस्टर किम ताई उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। वो जेहोब से बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे साइड से एयरपोर्ट से बाहर चली जाऊंगी। तुम जाकर मीडिया को संभालो, मैं दूसरी तरफ से जा रही हूँ। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। जेहोब और उनके 5 बॉडीगार्ड मीडिया से बात करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही मीडिया वाले जेहोब को देखते हैं तो उनके तरफ दौड़ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही बॉडीगार्ड जेहोब को कवर कर लेते हैं। मीडिया वाले जेहोब से पूछते हैं कि मिस्टर किम ताई कहाँ हैं? क्या वो आपके साथ नहीं आए हैं? तो जेहोब उस रिपोर्टर जो लड़की थी उनको छेड़ते हुए पूछते हैं कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं? मिसेस नैन्सी, अगर हाँ तो मैं आपकी बात करवा देती हूँ सर से। आफ्टर ऑल मेरे सर सिर्फ सुंदर लड़की से ही बात करते हैं। उनकी बात सुनकर रिपोर्टर जो एक लड़की थी उसे शर्म आ जाते हैं। उनके बाद जेहोब सभी को बोलता है, वेल सर मीडिया के सामने नहीं आना चाहता है, आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मीडिया को देखकर ही उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। तो वो इंडिया आ चुके हैं। अगर आप लोग यह जानना चाहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि सर मीडिया के सामने नहीं आना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मीडिया के सामने आना चाहेंगे तो हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे। वहाँ पर आप सबको इनवाइट किया जाएगा और आप लोग अपने अपने सवाल सर से पूछ लेना। उधर मिस्टर किम ताई जब दूसरे रास्ते से एयरपोर्ट से बाहर जा रहा होता है, तभी सामने से एक लड़की भागते हुए आती है एंड सीधे मिस्टर किम ताई से टकरा जाती है। वो लड़की जानबूझ के किम ताई से टकराती है, ये बाद में पता चलेगा। किम ताई को वो देखकर लड़की बोलती है, ए हैंडसम। किम ताई उसके इरादे को भाप लेते हैं। वो उस लड़की को देखकर शैतानी हंसी हंस देते हैं और अपने अंगूठा अपने होठों पर फेरने लग जाते हैं। वो लड़की किम ताई के पास जाकर एंड अपने होठों उनके कानों के पास जाके उसे अपने सेक्सी वॉइस में बोलते हैं, आज रात ताज होटल रूम नंबर 1153 में मेरे साथ बिताना चाहोगे?